Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 20 of our spectrum, that is debates on future strategy after civil disobedience movement. In the last lecture, we completed with GOI Act of 1935. In the previous lecture, we did कि जब CDM जो है आपका विड्रॉ हुआ तो दो स्टेज ऑफ डिबेट्स आई. पहला जो डिबेट अराइज हुआ वो ये था कि कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या होना चाहिए. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया इस चैप्टर के. और फिर हमने आगे देखा कि क्या डिसाइड होता है, क्या डिफरेंट ओपिनियंस हैं, क्या डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं ऑन इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर CDM वाज विदड्रॉन. लेकिन एक और जो आप यहाँ पे सवाल देखेंगे जिस पे डिबेट आपको देखने को मिलेगी वो थी ऑफिस एक्सेप्टेंस आफ्टर प्रोविंशियल इलेक्शंस. राइट. सो अगर प्रोविंशियल इलेक्शंस आप लड़ते हो और उसके बाद ऑफिस आपको मिलता है तो क्या आपको ऑफिस एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हम देखने वाले हैं नेशनलिस्ट के. सो 1937 जो है उसमें प्रोविंशियल असेंबलीज के जो इलेक्शंस है वो अनाउंस होते हैं और फिर से डिबेट छिड़ जाती है कि एक्चुअली में हमें ऑफिस एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं. यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल अग्रीमेंट मिलेगी. जो कांग्रेस है वो 1935 के जो एक्ट है उसके ऑपोजिशन में थी. राइट. उन्हें अपोज करना था उसको पूरी तरीके से, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये किस तरह आप अपोज करने वाले हो, क्योंकि मास मूवमेंट तो अभी पॉसिबल नहीं था. CDM को अभी आपने विड्रॉ किया था. राइट. और अभी लग रहा था कि मासेस रेडी नहीं है, तो एक तरीके से मूवमेंट आप दोबारा शुरू नहीं कर सकते थे. राइट. लेकिन एक चीज़ में अग्रीमेंट थी. देयर वाज फुल अग्रीमेंट कि जो कांग्रेस है वो फाइट करने वाली है ये इलेक्शंस. ठीक है. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करके उसके बेसिस पे इलेक्शन लड़ने वाली है और एंटी इम्पीरियलिस्ट जो कॉन्शियसनेस है इंक्रीज करने वाली है लोगों में. तो बेसिकली कांग्रेस एक तरीके से अग्रीमेंट में थी कि इलेक्शंस वो लड़ेंगे. क्यों लड़ेंगे उसका रीज़न उन्होंने बता दिया कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिस पे वो इस इलेक्शन को लड़ने वाले हैं. वो पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाले हैं ब्रिटिश रूल को, एंटी इम्पीरियलिस्ट रूल को, और इस तरीके से वो एंटी इम्पीरियलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको इंक्रीज करने वाले हैं लोगों में. राइट. लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद जब आप जीतते हो उसके बाद आप क्या करने वाले हो, ये इस बात पे बहुत सारी डिबेट होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ऑन क्वेश्चंस. क्यों डिफरेंसेस हैं, क्यों आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, आगे हम देखते हैं. राइट. सबसे पहले तो हम देखते हैं डिवाइडेड ओपिनियन. जब आप देखेंगे जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट कम्युनिस्ट यानी जवाहरलाल नेहरू एंड बोस के बारे में. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस के सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स जो है वो पूरी तरीके से ऑफिस एक्सेप्टेंस के खिलाफ थे. राइट. बिकॉज उनके हिसाब से अगर आप ऑफिस एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप 1935 एक्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो. जो कांग्रेस ने 1935 का एक्ट जो है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसको निगेट किया, उसको रिजेक्ट किया. अगर आप ऑफिस एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप इस रिजेक्शन को निगेट कर रहे हो. राइट. समझ गए हो ना आप कि यूनानिमसली कांग्रेस ने इस एक्ट को रिजेक्ट किया. पर अगर आप ऑफिस एक्सेप्ट कर लोगे तो आप एक तरीके से इस एक्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो. राइट. यही पता चलेगा. इसलिए नेहरू, बोस, सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स बिल्कुल खिलाफ थे ऑफिस एक्सेप्टेंस के. राइट. ऑल्सो उनका ये मानना था कि एक तरीके से आप पावर के बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो. जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इंडियंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करना, ये जो डिमांड थी कांग्रेस की वो तो पूरी हुई नहीं. गवर्नमेंट तो ब्रिटिश इंडिया में बन रही है, ब्रिटिशर्स ही रहेंगे. बट ऑफिस एक्सेप्ट करके बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हो, लेकिन आपको कोई रियल पावर नहीं मिल रही है. राइट. सो नो रियल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जा रही है. राइट. ऑल्सो जो आपका रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर है इस मूवमेंट का,
वो भी हट जाएगा, राइट? क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं करोगे, वो सब साइड ट्रैक हो चुका होगा, राइट? जैसे कि आपके इश्यूज है फ्रीडम के, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के, वो सब साइड ट्रैक हो चुका होगा। क्योंकि जब आप ऑफिस ले लोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके होगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज, टू डू दीज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, राइट? एज अ काउंटर स्ट्रैटेजी जो लेफ्टिस्ट्स हैं उन्होंने क्या प्रपोज किया, अब हम वो देख लेते हैं। तो अभी हमने सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नेहरू और बोस की आइडियोलॉजी देख ली। अब हम देखते हैं कि लेफ्टिस्ट्स ने क्या यहाँ पे प्रपोज किया है। उन्होंने बोला कि आप काउंसिल एंट्री करो, आप ऑफिस को एक्सेप्ट करो और आप काउंसिल एंट्री करो। उसके बाद आप वहाँ पे डेडलॉक्स क्रिएट करो, आप वहाँ पे बिल्स को पास ही मत होने दो। आप ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्ट्रैटेजी दिखाइए, जो कि ओल्डर जो स्वराजिस्ट स्ट्रैटेजी थी, जब हमने स्वराजिस्ट पढ़ा था कि कैसे आपको ऑब्स्ट्रक्शन करना है विद इन द काउंसिल, आप वो कीजिए और डिफीट कीजिए आप बिल्स को, आप डिफीट कीजिए वर्किंग ऑफ द काउंसिल, ठीक है? तो ये लेफ्टिस्ट ने प्रपोज किया। एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एडवोकेट किया इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन वर्कर्स, peasants and integration of their class organizations into Congress। तो एक तरीके से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को इम्पार्ट करने का उनका लॉन्ग टर्म एम था कि आप रिलायंस ऑन वर्कर्स, ऑल्सो पेजेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्लास ऑर्गेनाइजेशंस कीजिए कांग्रेस में। इससे एक सोशलिस्ट कैरेक्टर आएगा, डायरेक्शन मिलेगा, ताकि एक मास मूवमेंट को आप रिज्यूम कर पाए आगे चल के, राइट? ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी। जो प्रोपोनेंट्स थे ऑफिस एक्सेप्टेंस के, जो बोल रहे थे कि आप ऑफिस एक्सेप्ट कर लो, उनकी क्या आर्ग्यूमेंट थी हम वो देख लेते हैं। ऑफिस एक्सेप्टर्स जो थे, जो बोल रहे थे कि आप ऑफिस एक्सेप्ट कर लेना आफ्टर द इलेक्शंस, वो ये बोल रहे थे कि ऑफिस एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम 1935 के एक्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहे। ऑल्सो उनका मानना ये था कि जो हम ऑफिस एक्सेप्ट कर रहे हैं ये एक शॉर्ट टर्म टैक्टिक है, ताकि हम जो अभी मास मूवमेंट का टाइम तो हुआ नहीं है, मास मूवमेंट के लिए अभी टाइम है, तो जो इस अवेलेबल टाइम में हमसे जो हो सकता है एक तरीके का स्ट्रगल हम करेंगे विद इन द काउंसिल, राइट? इनका मानना ये था कि आप अगर कर रहे हैं एक्सेप्ट ऑफिस, तो वो मैटर ऑफ सोशलिज्म नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। मतलब उनका मानना ये था कि ऑफिस एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को आप सोशलिज्म का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की तरह मत देखिए, आप इसको एक स्ट्रैटेजी की तरह देखिए कि काउंसिल में घुस के हम कैसे वहाँ पे डेडलॉक्स क्रिएट करने वाले हैं। डेंजर एक ये था जो सबको लगता था कि ऑफिस एक्सेप्टेंस से होगा कि ऑफकोर्स आप पावर्स के अंदर सक इन हो जाएंगे, आप खुद के लिए सेल्फ के लिए काम करने लग जाएंगे, करप्शन की तरफ चले जाएंगे, रॉन्ग टेंडेंसीज की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट? तो जो लोग बोल रहे थे कि आपको ऑफिस एक्सेप्ट करना चाहिए, द प्रोपोनेंट्स ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेंस, वो ये बोल रहे थे कि इसका आंसर ये नहीं है कि आप ऑफिस ही एक्सेप्ट ना करो, इसका आंसर ये है कि आप अंदर की अपनी ये सेल्फिश टेंडेंसीज के साथ आप फाइट करो, ऑफिस को आप अबैंडन मत कीजिए, आपकी जो ये टेंडेंसीज ऑफ डूइंग रॉन्ग आप उसको कंट्रोल कीजिए, राइट? आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है? एक और जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्वराजिस्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, इसके पहले भी हम काउंसिल एंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सीट्स हैं इन द काउंसिल और उसमें जो नेशनलिस्ट्स हैं वो एंटर नहीं होते हैं और सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, तो यहाँ पे प्रो गवर्नमेंट लॉयलिस्ट्स अंदर आ जाएंगे, जो गवर्नमेंट के फेवर में हैं, राइट? जो गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपनी कुछ अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, राइट? और फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो ब्रिटिशर्स चाहते हैं, और उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि इंडियंस भी काउंसिल का पार्ट हैं और उसके बाद ये बिल्स पास हो रहे हैं, राइट?
ठीक है, तो एक तरीके से इनका मानना ये था कि हमें काउंसिल्स को कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर हम गांधी जी की पोजीशन देखें कि वो ऑफिस एक्सेप्टेंस के फेवर में थे या उसके अगेंस्ट थे, तो हम देखेंगे कि इनिशियली गांधी जी ने ऑफिस एक्सेप्टेंस को CWC मीटिंग्स में पूरी तरीके से मना किया, लेकिन लेटर 1936 के आसपास आप देखेंगे कि वो रेडी हो गए कि हाँ हमें ट्रायल देना चाहिए टू ऑफिस एक्सेप्टेंस। अगर आप लखनऊ सेशन ऑफ 1936 की बात करें और फैजपुर सेशन ऑफ 1937 की बात करें, बोथ इंपॉर्टेंट सेशंस, लखनऊ 1936, फैजपुर 1937, तो यहाँ पे डिसाइड होता है, कांग्रेस डिसाइड करती है कि हम इलेक्शंस फाइट करेंगे। उसके बाद देखेंगे बाद में चल के कि ऑफिस एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है आफ्टर इलेक्शंस। तो यहाँ पे डिसाइड होता है लखनऊ सेशन और फैजपुर सेशन में कि इलेक्शंस हम फाइट करेंगे, और बाद की हम बाद में देखेंगे कि ऑफिस एक्सेप्ट करना है कि नहीं। ये पोस्ट इलेक्शन डिसीजन है, राइट? ओके, आप देखेंगे कि कैसे 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, 11 प्रोविंसेस में होते हैं, राइट? और ये फर्स्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें लार्जर नंबर ऑफ इंडियंस, इससे पहले जितने इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया है उससे बहुत ज़्यादा नंबर जो है एलिजिबल थे इस बार पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट? अराउंड 30 मिलियन पीपल वर पार्टिसिपेटिंग, जिसमें से 4.25 मिलियन जो है विमेन थी, राइट? तो 14% विमेन वर enfranchised, 14% of the total population, which is 4.25 million women. ठीक है, ये याद रखना है, 14% women, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करने वाली थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब हम कांग्रेस मैनिफेस्टो देख लेते हैं। 14% इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि आप जब GOI एक्ट के बारे में लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि 14% वुमेन एनफ्रेंचाइज हो चुकी थी, राइट? अब हम देखते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको एक जिस्ट मिलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि वो पूरी तरीके से GOI एक्ट को ऑफ 1935 को रिजेक्ट कर देंगे। ये कौन से मैनिफेस्टो की बात हो रही है? जो आप इलेक्शन के पहले रिलीज करते हैं कि जिस बेस पे आप इलेक्शन लड़ते हैं कि हम ये करेंगे इफ वी कम इनटू पावर, राइट? तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसने सबसे पहले कहा कि हम GOI एक्ट ऑफ 1935 को रिजेक्ट करेंगे, जो प्रिजनर्स हैं हम उनको रिलीज करेंगे, ये प्रॉमिस किया गया, राइट? डिसेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और कास्ट एक्सेट्रा उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है? जो एग्रेरियन सिस्टम है उसका ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, राइट? रेंट एंड रेवेन्यू का रिडक्शन करेंगे, राइट? रूरल डेप्ट में हम एक सीलिंग नीचे लाएंगे, राइट? चीप क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक के राइट्स, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड स्ट्राइक, ये करेंगे, राइट? सो ये सब जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, ओके? आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब ये सब डिसाइड हो रहा था कांग्रेस का मैनिफेस्टो फॉर इलेक्शंस एंड एक्सेट्रा, गांधी डिड नॉट अटेंड अ सिंगल इलेक्शन मीटिंग, ठीक है? गांधी जी एक भी इलेक्शन मीटिंग जो है उसका पार्ट नहीं थे, उन्होंने अटेंड ही नहीं किया, ठीक है? ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है? कांग्रेस का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 716 सीट्स आउट ऑफ 1161 सीट्स जो है कांग्रेस जीत गई, राइट? उनको मेजॉरिटी मिला ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंसेस में एक्सेप्ट कुछ प्रोविंसेस में। जिनमें नहीं मिला उन्हें मेजॉरिटी वो था बंगाल, असम, पंजाब, सिंध एंड NWFP। ईजी टू रिमेंबर, बंगाल, असम, पंजाब, सिंध एंड NWFP, राइट? लेकिन लार्जेस्ट पार्टी की तरह वो इमर्ज हुए इन बंगाल, असम एंड NWFP, ठीक है? इस परफॉर्मेंस की वजह से जो कांग्रेस का प्रेस्टीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑब्वियस ही बात है, आप चाहे इलेक्शन लड़ना चाहे नहीं लड़ना चाहे, आपकी यहाँ पे लेजिटिमेसी जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, ठीक है? जैसे ही कांग्रेस का प्रेस्टीज इंक्रीज हुआ, आप देखेंगे जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी,
उनको रिकनसाइल कर लिया गया टू द स्ट्रैटेजी ऑफ STS, जो हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ा है, विच इज़ स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब रिकन्सिलिएशन हो गया है नेहरू का टू दिस स्ट्रैटेजी कि आप स्ट्रगल करेंगे, फिर एक ट्रूस पीरियड आ गया, एक रिप्रीफ पीरियड आया, मासेस यहाँ पे रेडी हो रही हैं, राइट राइट, यहाँ पे ट्रेन हो रही है मासेस फॉर अनदर स्ट्रगल पीरियड। तो इस ट्रूस पीरियड में आप ये सब करेंगे, इलेक्शंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। So that is it. We complete with this chapter. Now we'll move on to chapter number 21 in the next lecture. Till then, all the best.